केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा में हुई उस मौत की जिसने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, बिल्डर और रेस्क्यू सिस्टम सभी की पोल खोल कर रख दी है। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता 4 घंटे तक जिंदगी के लिए लड़ता रहा, फोन पर मदद मांगता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन समय पर मदद ना मिलने से जान गंवा बैठा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्थानीय लोग, पुलिस, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद थे तो युवराज क्यों डूब गया? क्यों किसी ने इंजीनियर को बचाने की कोशिश नहीं की? बाद में एक डिलीवरी एजेंट ने खुद जोखिम उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद कार्रवाई शुरू हुई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया। 2 बिल्डर्स पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ और उसी जगह आनन फानन में बैरिकेड्स और रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। सवाल यह कि जो इंतजाम अब किए जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं थे? और अगर ये सब पहले किया गया होता तो क्या युवराज आज जिंदा नहीं होते? हजारों करोड़ के बजट वाली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्या सिर्फ पैसे लेने के लिए बनी है? इस पर पूरी जानकारी आपको खबर पर देने वाले हैं। दूसरी खबर काशी से है, जहां आस्था के सबसे पुराने केंद्र को आज सियासी साजिश और डिजिटल अफवाहों के घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी के मणिकर्णिका क्षेत्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस फैलाई गई। दावा किया गया कि धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन प्रशासनिक रिकॉर्ड, मौके की तस्वीरें और जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। सवाल उस नैरेटिव का है जो जानबूझकर बनाया गया, जिससे कि भावनाएं भड़काई जाएं और सड़क पर टकराव खड़ा हो जाए। ये उस पैटर्न का हिस्सा है जिसमें एआई और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर धार्मिक स्थलों पर शक पैदा किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योजनाबद्ध दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। कैसे तकनीक के सहारे आस्था को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है, बताएंगे आप। तीसरी खबर अमेरिका बनाम यूरोप की उस टकराव की है जो अब खुलकर सामने आ चुका है। मुद्दा है ग्रीनलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूरोप के कई देशों को टैरिफ की धमकी दे दी गई है, लेकिन यहीं से मामला बिगड़ गया। इस बार यूरोप ने झुकने से इनकार कर दिया है। जिन देशों को अमेरिका का करीबी माना जाता था वही खुलकर सामने आ गए। सबसे बड़ा झटका ट्रंप को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लगा है। मेलोनी जो अब तक ट्रंप के साथ खड़ी दिखती थी, उन्होंने साफ कहा है कि टैरिफ लगाना गलत फैसला है। वहीं कनाडा ने भी कह दिया है कि ग्रीनलैंड का भविष्य अमेरिका तय नहीं करेगा, बल्कि वहां के लोग और डेनमार्क तय करेंगे। क्या ट्रंप चीन और रूस की चुनौती के नाम पर यूरोप को डराकर नियंत्रण चाहते हैं? इस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात नोएडा की ही कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यही है कि सूचना मिलने के बाद भी जान नहीं बचाई जाती तो जिम्मेदार कौन है? खबर के इस पहलू पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज सबसे पहले उस सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे जो बनाया तो आपकी मदद के लिए गया है, लेकिन ये मदद करने के बजाय अब मर्डरर बन चुका है। इस सिस्टम की लचर व्यवस्था का शिकार अब वो जनता हो रही है जिसका काम महज इतना भर रह गया है कि वो समय से अपना टैक्स भरती रहे, और इन्हीं टैक्स के पैसों से सबसे अमीर अथॉरिटी बनने पर तमगा हासिल करने वाली नोएडा अथॉरिटी आज सवालों से भाग नहीं सकती। प्रशासन की नींद को अब तोड़ना होगा, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसके बाद अब आप शायद आदी हो चुके होंगे। आपको सबसे नई तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात हैं आप देखिए। जब यह घटना घटी तो सबके मन में सवाल हुआ कि आखिर जब गुहार लगा ली गई, इंजीनियर ने कॉल कर दी, अमला मौके पर पहुंच गया, तो ऐसा क्या हुआ कि मदद ही नहीं की जा सकी? ऐसे में सिस्टम को क्यों ना मर्डरर कहा जाए? ये सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अब सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए
इस तस्वीर में आपको धुंध का साया नजर आ रहा है, भीड़ नजर आ रही है, लोगों की मौजूदगी दिख रही है। और हो सकता है कि उस वक्त की ये तस्वीर हो जब ये आपाधापी चल रही थी, जब वो नौजवान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। प्रशासनिक अमला मौजूद था, सो कॉल्ड एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब कुछ मौजूद था, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। जान चली गई उस शख्स की। उसके पिता बोलते रहे कि बचा लो मेरे बेटे को, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। ये उस दौरान की तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें सामने आई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नोएडा हादसे के वक्त की तस्वीर। आप देखिए कितनी भीड़ आप देख रहे हैं, लोग जुड़ चुके हैं, प्रशासन आ चुका था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। एक और तस्वीर आप यहां देखिए गौर से। ये तस्वीर बता रही है कि क्या हालात थे उस वक्त, ये गवाही दे रही है। आप देखिए किस तरह की धुंध है, बिल्कुल शायद उस वक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तभी यह हादसा हुआ भी, तभी यह हादसा पेश आया। देखिए भीड़ कितनी जुड़ गई, लेकिन कोई निकाल नहीं सका युवराज को। एक डिलीवरी एजेंट बस उसने हिम्मत दिखाई, बाकी सबने हाथ खड़े कर दिए। देखिए ऐसी तस्वीरें ना जाने कितनी बार हमारी आंखों के सामने आती हैं, गुजरती हैं, जहां जनता सड़क पर उतरकर इंसाफ मांगती है। लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ मांगा किससे जाता। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहली परिभाषा ही ये कहती है कि ये जनता के द्वारा चलाए जाने वाला सिस्टम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सिस्टम से जनता सिर्फ नदारद ही नहीं बल्कि इसका शिकार भी होती है। आप ये तस्वीर देखकर समझ जाइए। अब नोएडा की सड़कों पर युवराज मेहता के लिए इंसाफ मांगने वालों के बीच ये तस्वीर सामने आई। आप ये तस्वीर गौर से देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर दूर एक 27 साल का पढ़ा लिखा युवा सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देता है क्योंकि एक इंजीनियर ने सही से डाइवर्जन डिजाइन ही नहीं किया। एक ठेकेदार ने गड्ढा खोदा लेकिन उसमें कोई चेतावनी चिन्ह नहीं लगाया। एक बिल्डर जो पैसा कमाने के लिए इमारतें तो बनाता रहा लेकिन लोगों की जान को भी जोखिम में डालता गया। मदद करने के लिए बनाई गई वो टीम जो ना तो ट्रेंड है और ना ही उसके पास इमरजेंसी में मदद करने का कोई प्रोटोकॉल है, लेकिन वो टीम का हिस्सा, इमरजेंसी सर्विस का हिस्सा है। और देखिए यही वो वजह है कि रात में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने एक पिता रोता रह गया और उसका बेटा जमीन के अंदर धंस चुके सिस्टम में डूब गया। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 25 मिनट सीधी सामने गाड़ी दबी, गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी, नोएडा सेक्टर 150 में। टाइम हो रहा है 2:25। सीधी सामने गाड़ी दबी, गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी, नोएडा सेक्टर 150 में। देखिए एक एक जिम्मेदार से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन जिम्मेदारों को यह एहसास भी दिला देते हैं कि उनकी नाकामी से आज देश के एक जिम्मेदार नागरिक की मौत हुई। हुआ क्या है, पूरी खबर आप डिटेल में जान लीजिए। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में युवराज मेहता अपने पिता राजकुमार मेहता के साथ रहते। 27 साल के युवराज मेहता पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते थे। मृतक पिता राजकुमार मेहता रिटायर्ड एसबीआई डायरेक्टर हैं। जो मृतक के पिता हैं वो एसबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं और मां की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। बड़ी बहन यूके में रहती है। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ जहां युवक की मौत हो गई। मौत कैसे हुई आप जानते हैं, कैसे गड्ढा खुदा हुआ था, पानी भरा हुआ था, इमरजेंसी सर्विस पहुंच गई लेकिन मदद नहीं कर पाई। युवराज ने मरने से पहले अपने पिता को कॉल किया था और रोते हुए कहा था कि वो मरना नहीं चाहते, कैसे भी उन्हें बचा लिया जाए। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कैसे मदद के नाम पर ग्रेटर नोएडा में रात भर तमाशा चलाया गया। पहले तो उसने लगातार अपने बचने का प्रयास किया और देखा कि अब कंट्रोल से बाहर है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा और मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। और मैं तत्काल वहाँ से उठ के गया और वहाँ पहुँचने में एक दो और नाला सर्च करते हुए मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुँचा। इस बीच में 40 मिनट करीब लग गया हमको वहाँ पहुँचने में। और फिर मैंने उसको बताया कि मैं आ गया हूँ, मैं उपाय लगाता हूँ बचाने का। और फिर मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई लेकिन उनके पास कोई
टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। लगातार स्ट्रगल मेरा बेटा करता रहा गाड़ी। तो सुना आपने, ये वो बेबस पिता है जिसने अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने खो दिया। वो मौजूद थे, वो मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंच पाई। जो लोग पहुंचे थे उन्होंने मदद की ही नहीं। हुआ क्या है, पूरी टाइमलाइन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इंजीनियर को सिस्टम ने मार डाला है, ये सच्चाई। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझिए। घटना शनिवार रात करीब 12:15 से 12:30 बजे के बीच की है। सेक्टर 150 ATS ली ग्रैंडियोस सोसाइटी के पास एक टी पॉइंट है और निर्माणाधीन मॉल के लिए बेसमेंट का गहरा गड्ढा इसी टी पॉइंट के सामने खोदा गया है। कार ने रफ्तार में मोड़ लेते हुए नियंत्रण खोया और वो इस गड्ढे में जा गिरी। पुलिस की जांच में सामने आया कि घना कोहरा था और ओवर स्पीडिंग के चलते ये गाड़ी उसमें गिर गई। नाले की 6 से 7 फुट चौड़ी दीवार टूटी हुई क्षतिग्रस्त दिखाई दी है, जिससे गाड़ी अंदर चली गई। कोई बैरिकेड नहीं था यहाँ पर, कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा था, कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा था। कार दीवार तोड़कर गड्ढे में गिरती है और पलट जाती है, जिसके बाद युवराज किसी तरह बाहर निकलते हैं गाड़ी से, कार की छत पर चढ़ जाते हैं, फोन की टॉर्च जलाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं जिससे उन्हें बाहर निकाला जा सके। युवराज ने तुरंत पिता राजकुमार मेहता को फोन भी किया। उन्होंने कॉल पर बताया कि मैं फंस गया हूं, कार नाले में गिर गई है और मदद पहुंचाई जाए। पानी बहुत ठंडा है, बचाने की गुहार वो लगाते हुए दिखाई दी और ये भी कहा कि मरना नहीं चाहते। पिता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन घने कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था। काफी देर तक सिर्फ बेटे की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। मृतक के दोस्त पंकज ने बताया कि बचाव दल रात 2:30 बजे पहुंचा। 12:15 से 12:30 का हादसा, 2:30 बजे बचाव दल पहुंचता है, लेकिन 3:20 तक कोई पानी में नहीं उतरता। बचाव दल का कोई शख्स, पुलिस वहां रहती है, फायर ब्रिगेड रहती है, SDRF रहती है, NDRF रहती है, लेकिन कोई नहीं रेस्क्यू करता। 4-5 घंटे रेस्क्यू में लग जाते हैं। आरोप है कि बचाव दल पानी के अंदर उतरा ही नहीं। ठंडे पानी और लोहे की छड़ें और खतरे का हवाला बचाव दल ने दे दिया। तो ऐसी इमरजेंसी सर्विस किस काम की है? परिवार ने कहा कि अगर जल्दी एक्शन होता तो युवराज की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस ने कहा कि अप्रशिक्षित व्यक्ति उतरता तो और मौतें हो सकती थी। अब ये देखिए, ये तो हास्यास्पद है ना कि अगर NDRF, SDRF की टीमें हैं और उसमें अप्रशिक्षित व्यक्ति है तो वो उस टीम का हिस्सा क्यों है? वो इमरजेंसी सर्विस का हिस्सा क्यों है? ये अपने आप में सवाल है। और फिर अगर कोई इमरजेंसी सर्विस बुलाएगा तो ऐसे अनट्रेन्ड लोग आएंगे क्या? हमारी सहयोगी मौके पर पहुंची, उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की, आप देखिए। आज हमारे बीच में नहीं है और इन सभी पर एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अब देर हो गई है क्योंकि कार्रवाई अगर पहले होती, 15 दिन पहले जब यहाँ पर हादसा हुआ था, ये जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, यहीं से वो ट्रक नीचे गिरा था। ट्रक ड्राइवर को हालांकि गिग वर्कर्स ने बचा लिया था जैसे तैसे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई भी एक्शन नहीं ली गई। अगर ये कार्रवाई पहले होती तो शायद आज युवराज हमारे बीच होते। और अगर 3 घंटे जब युवराज अंदर नाले में फंसे हुए थे, उस वक्त पुलिस ऑफिसर अगर युवराज को बचा पाते, अगर वो उस दिन हिम्मत दिखाकर अंदर जाकर युवराज को बचा लेते तो आज युवराज हमारे बीच होता। और अगर तैरना जानते हमारी रेस्क्यू टीम और अगर फायर ब्रिगेड की टीम के पास रिसोर्स होते, लाइफ जैकेट होती, रस्सियां होती, क्रेन होते, तो वो युवराज को बचा पाते। गाड़ी अभी भी नाले के अंदर है। और अगर हम बात करें रेस्क्यू टीम की, SDRF की टीम की, तो वो गाजियाबाद से आ रही थी। नोएडा जैसी शहर में, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में यहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम नहीं है अलॉटेड, और गाजियाबाद से आने में काफी ज्यादा समय लगा। तो ये सभी लापरवाही जो है बरती गई है सभी एक डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ युवराज और उसके परिवार को भुगतनी पड़ी है, जो युवराज आज हमारे बीच में नहीं है। देखिए, हमारे सवाल कुछ लोगों को तीखे लग सकते हैं, कुछ लोगों को ये गुस्सा भी अनप्रोफेशनल लग सकता है, लेकिन आज सवाल तो पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर एक साधारण व्यक्ति, एक डिलीवरी एजेंट सड़क से निकलते हुए इतना साहस दिखाता है कि वो खुद युवराज की मदद के लिए पानी में उतर जाता है, तो फिर मदद के नाम पर बचाव दल का हिस्सा बनने वाली ये टीम इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है? और शायद यही वजह है कि लोग आज खुलकर कह रहे हैं कि काश वहां मौजूद सभी लोग मुनिंदर जैसे ही होते। मैं बोला कि तुम साइड हटो, मैं अंदर जाता हूँ। मैं अंदर जाने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को ढूंढा है। जब मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा
पहले मैं छोटी झाड़ी आप जूम करके दिखाते हैं, सबसे पहले मैं उस झाड़ी पे लगा था। क्यों? रात में जब मैं पानी में दागा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी आधी डूबी हुई है, आधी दिख रही है, छोटी वाली झाड़ी लास्ट वाली। वहाँ से फिर मुझे टॉर्च का इशारा दिखाया गया कि सामने जाइए बीच में। फिर मैं वहाँ गया, फिर मुझे इशारा दिया गया कि राइट में जाइए। क्यों उस लड़के ने ऐसा बोल भी मारा था कि भाई गाड़ी जो है हवा में बह रही है, प्लीज मुझे बचा लो। गाड़ी जो है यहाँ पे गिरने के बाद लड़का वहाँ डूबा है। लड़के के ये शब्द थे? जी, कि गाड़ी पानी में बह रही है, ये शब्द भी थे उस लड़का के। लेकिन उस लड़के को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब मदद करने के लिए किसी टीम का गठन किया जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो सच में हमारी मदद करेगी। इस टीम को जनता के टैक्स के पैसों से ही सैलरी भी दी जाती है। लेकिन नोएडा सेक्टर 150 में क्या हुआ? 2 तस्वीरों से आप पूरा माजरा समझिए, जहां किसी भी बचाव दल से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन नोएडा में क्या हुआ? मदद के नाम पर बुलाई गई टीम सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। घंटों तक युवराज के मरने का इंतजार किया जाता रहा क्या? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तस्वीर तो यही कहती है, आप वहां मौजूद हैं, कोई भी पानी में नहीं उतर रहा, वो शख्स बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। अगर युवराज को बचाने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों ने मुनिंदर की तरह कोशिश की होती तो शायद आज वो जिंदा होते। खैर, अब सिस्टम की बात करते हैं, वो सिस्टम जो हर बार की तरह सेम पैटर्न पर ही काम कर रहा है। मतलब पहले लापरवाही की जाती है, फिर हादसे का इंतजार होता है और फिर हादसा होते ही छोटी मछलियों का शिकार होता है। ठीक ऐसा ही नोएडा मामले में भी हुआ, जहां नोएडा अथॉरिटी ने इस घटना को लेकर ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को निलंबित कर दिया। वहीं मृतक युवराज मेहता के पिता ने रेस्क्यू टीम पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम जब मेरे बेटे को बचाने पहुंची थी तो वो अपने साथ सिर्फ रस्सी लेकर आए थे, यानी किसी तैयारी के साथ नहीं आए थे। उन्होंने साथ में दूसरा ऑप्शन नहीं रखा था जिससे वो युवराज को बचा सकते। पिता ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले को देखकर साफ नजर आता है कि युवराज की मौत महज एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की लचर व्यवस्था ने युवराज की जान ले ली है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, समझिए, सड़क और निर्माण स्थलों की सुरक्षा में लापरवाही एक बहुत बड़ी गलती है। नोएडा अथॉरिटी ने रिफ्लेक्टर्स या बैरिकेड्स नहीं लगाए। निर्माण स्थल पर गड्ढा खुला छोड़ दिया गया और लंबे समय से खुला छोड़ा हुआ था। हादसे को दावत देता गड्ढा, जो एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। बिल्डर्स ने भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, क्योंकि गड्ढा तो उन्होंने ही खुदवाया होगा। आपातकालीन रेस्क्यू में देरी की गई, संसाधनों की कमी दिखी। पिता कह रहे हैं कि सिर्फ एक रस्सी लेकर आए थे। कैसे बचाने आए थे आप? सिर्फ एक रस्सी से, और आप पानी में नहीं उतरना चाह रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने समय पर कार्रवाई नहीं की। रेस्क्यू टीम ने ठंडे पानी में, ठंड थी इसमें, ठंडे पानी में जाने से इनकार कर दिया। ये सिस्टम की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। जहां एक नागरिक की जान बचाने के संसाधन नहीं है। ये घटना भारत में बुनियादी ढांचे की समस्याओं को दिखाती है, जहां विकास परियोजनाएं बिना सुरक्षा ऑडिट के चलती हैं। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। ये पूरी बात इसलिए बताना जरूरी कि हर पहलू पर लापरवाही की है, हर लेवल पर। अब इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम को ही बचाने की कोशिशों में जुट चुका है। पुलिस प्रशासन से लेकर नोएडा अथॉरिटी तक सभी का वही पुराना जवाब है कि जांच जारी है। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो तो रोड जा रही है वहाँ पर। अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी, तो हम लोग जहाँ पर बसावट होती है वहाँ पर काम करवाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से यहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। आपने जिम्मेदारों का पक्ष तो सुन लिया, अब जरा इन जिम्मेदारों से कुछ सवाल भी पूछ लेने चाहिए। और सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी से हमारे सवाल है कि निर्माण स्थल पर गड्ढा इतना असुरक्षित क्यों छोड़ दिया गया? क्या रिफ्लेक्टर्स लगाने के लिए कोई मानक नहीं है? और अगर है तो उनकी अनदेखी क्यों की गई? नोएडा में ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं, इनका आंकड़ा क्या है? कोई ध्यान दे रहा है इस पर? क्या इनके लिए कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है?
जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त करने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? क्या वरिष्ठ अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? एक छोटे अधिकारी की छुट्टी कर दी, हो गया? वो अधिकारी जो इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, वो क्या कर रहे थे, कहां सो रहे थे? दूसरा सवाल जरूरी पुलिस और रेस्क्यू टीम से है। युवराज ने लोकेशन शेयर की, फिर रेस्क्यू में 2 घंटे क्यों लगे? टीम पहुंची नहीं 2 घंटे तक। आपके पास रात के समय के लिए क्या विशेष रेस्क्यू प्रोटोकॉल है ही नहीं? मतलब अगर कोई इमरजेंसी आए, क्या वो दिन में समय देखकर आएगी कि दिन के समय ही आ सकती है, रात में नहीं आ सकती? उसके लिए कोई टीम आपकी रेडी नहीं रहती। पुलिस और फायर ब्रिगेड अगर ट्रेंड नहीं है या फिर उपकरण नहीं है तो किस काम के हैं ये? अगर नहीं है तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसी घटनाओं के लिए कोई इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है भी हमारे देश में, नोएडा में? इसे सुधारने की योजना बना रहे हैं या सिर्फ ये जांच की बात कही जा रही कि जांच होती रहेगी, जांच होती रहेगी? वही रटा रटाया जवाब हर मामले में कि जांच हो रही है। बिल्डर से भी सवाल जरूरी है क्योंकि ये गड्ढा बिल्डर्स ने खुलवाया था। बिल्डर से हमारा सवाल सीधा है, आपके प्रोजेक्ट से बने गड्ढे को बैरिकेड क्यों नहीं किया गया? चलिए आपका काम चल रहा था, लेकिन पानी भर गया था, पता नहीं कितने लंबे समय से आपने रखा उसे। एफआईआर होने के बाद क्या मुआवजा दिया जाएगा या इस पे भी बहाना बनाया जाएगा? बिल्डर्स की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करना, सिर्फ पैसे बनाना? जो बेसिक चीजें हैं कि अगर आपका टी पॉइंट पे इतना बड़ा गड्ढा आपने खोद रखा है तो क्या उसकी बैरिकेडिंग करना या बाउंड्री वॉल बनाना ये आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है? और ये सब जनता के सवाल है, वो सवाल जिसका जवाब अब इस सिस्टम को देना होगा, क्योंकि हर बार टैक्स भरने की आखिरी तारीख याद दिलाने वाला ये सिस्टम अब इसे ये भी याद रखना होगा कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, वो जवाबदेही जिससे वो कतराते रहे। लेकिन आज युवराज की मौत के साथ ही इस व्यवस्था को भी अब बदलना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। एक ठंडी कोहरे से घिरी रात में एक युवा के दिल को चीरती हुई पुकार गूंजी। पापा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे ठंडे पानी में जमने लगी। 27 साल का युवराज मेहता, एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका जीवन सपनों से भरा था, सिस्टम के लापरवाह चरित्र की भेंट चढ़ गया। युवराज की कार नाले की बाउंड्री तोड़कर 20 से 30 फुट गहरे पानी से भरे निर्माणाधीन बेसमेंट में जा गिरी। युवराज करीब 2 घंटे तक कार की छत पर खड़े होकर बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। पिता को फोन कर मदद मांगी, लेकिन समय पर रेस्क्यू नहीं हो सका। सुबह 4 बजे के आसपास शव बरामद हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि सिस्टम की उदासीनता की है, जो एक परिवार की खुशियां छीन लेती है। किस पूरे मामले को लेकर के एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। जेई को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो 2 बिल्डर्स को जो है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बैरिकेडिंग्स वगैरह भी लगा दी गई है। स्पॉट से तस्वीरें दिखाए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये बैरिकेडिंग्स पहले ही लगा दी जाती तो एक मासूम की जान नहीं जाती, क्योंकि 5 दिन पहले भी एक बहुत बड़ा ट्रक जो है वो भी यहाँ पे इस तरह से उसका एक्सीडेंट जो है देखने को मिला था। तो ऐसे में उस दौरान भी लोगों ने शिकायत जो है वो नोएडा अथॉरिटी में की थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ सुनवाई नहीं हुई। ये हादसा सिर्फ कोहरे का कहर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। जिस जगह ये कार गिरी वो जमीन नोएडा प्राधिकरण के कब्जे में थी। वहाँ 40 फुट गहरा गड्ढा था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ना तो कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही कोई रिफ्लेक्टर। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार यहाँ सुरक्षा की मांग कर चुके थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हैरानी की बात यह है कि युवराज की मौत के बाद प्रशासन ने रातों रात वहां मलबा डलवाना और डाइवर्जन बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। युवराज के पिता का सवाल है कि जो काम आज किया जा रहा है, अगर वो 1 दिन पहले कर दिया जाता तो क्या उनका बेटा आज उनके साथ नहीं होता? थोड़ा और बीच में जाते या बोट से कुछ आगे जाकर वहाँ से रस्सी फेंकते तो वो पकड़ लेता और बच सकता था। लेकिन वो लोगों ने जहमत नहीं उठाई कि पानी में उतरें और सही जगह, एप्रोप्रिएट जगह से उसको रस्सी का सपोर्ट दे सके। चारों जगह और भी विकल्प की तलाश कर रहा था कि कोई स्विमर मिले ताकि वो तैर के जाके मेरे बेटे को बचा सके। सिस्टम की एक अनदेखी ने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया। पिता की तहरीर पर नोएडा पुलिस ने अब शिकायत दर्ज कर ली है और जांच की बात कर रही है। लेकिन राजकुमार मेहता की आंखों के आंसू बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या अब जांच से उनका बेटा वापस आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
युवराज की मौत के जिम्मेदार अगर ये सोच रहे हैं कि जनता इस घटना को भी भूल जाएगी, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता को कुछ भी भूलने नहीं देंगे। उन्हें बार बार वो घटनाएं याद दिलाते रहेंगे जहां सिस्टम की नाकामी ने आम लोगों की जान ली है। बीते कुछ सालों की अगर बात कर लें तो 2025 में रबूपुरा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर की छत गिर गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हुई, 7 घायल हो गए। 2025 में ही ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवार गिर गई, 3 मजदूरों की मौत हुई, 2 घायल हो गए। 2023 में आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में सर्विस लिफ्ट गिर गई, 14वीं मंजिल से लिफ्ट गिरने से 8 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय निवासियों ने लिफ्ट फंसने की शिकायत लंबे समय से की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2022 में नोएडा में एक बाउंड्री वॉल गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। नोएडा अथॉरिटी ने ठेकेदार को हायर किया था, तब भी लापरवाही हुई थी। 2017 में ग्रेटर नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से 3 की मौत हुई थी। तो ये वो आंकड़े हैं जो बार बार सामने आते रहते हैं और हम याद दिलाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं होता। इन सभी मौतों के पीछे का कारण वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाया, क्योंकि अगर निभाया होता तो इन 8 शिकायतों के बाद भी युवराज की जान शायद नहीं जाती। ये उन शिकायतों की कॉपी है जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 8 बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हर शिकायत में लिखा था कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, टी पॉइंट में इतना बड़ा गड्ढा है, कुछ हो नहीं रहा। ये देखिए, मूलभूत विकास नहीं है, ये लिखा हुआ है। ये शिकायत नंबर 2। ये अलग अलग शिकायत पत्र जो भेजे गए उनकी कॉपीज हम आपको दिखा रहे हैं। 3 शिकायत नंबर 3 जो 19/12/2025 दिसंबर में की गई, और इसमें बोला गया कि इसके पास नालियों के ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सेक्टर 150 टाटा यूरेका पार्क के पास कवर नहीं किया गया। ये सारी शिकायतें बताती हैं कि बार बार बताया जा रहा था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। और यही वजह है कि जब रिपब्लिक भारत की टीम ने इन जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहा, तो ये हर बार की तरह हमारे सवालों से भागते नजर आए। आप सुनिए जरा। एक सवाल सर, आप नाले को कवर क्यों नहीं कर रहा है? अगर नाला कवर होता तो उसकी जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ क्या पहली बार यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट से पहली बार आई यहाँ पर? वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। आप पहली बार आपका ये तो मैं तो डेली आता हूँ। आप नहीं देखते हैं यहाँ पर? क्या गंदगी कहाँ पर है? गंदगी कहाँ है बताइए मुझे। नाले की सफाई, नाले के अंदर सही है, नाले के अंदर दीवार टूटी है, दलदल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर घूम जाइए सर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा और देखिए, सिस्टम की ये नाकामियां सिर्फ 1-2 जगह की बात नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को सुधार की जरूरत है। आपको भोपाल की एक तस्वीर से समझाते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां एक पॉश कॉलोनी के अंदर 77 साल के बुजुर्ग की लिफ्ट के डक्ट में गिरने से मौत हो गई, और वो पूरे 10 दिनों तक इसी लिफ्ट के नीचे फंसे रहे। और दिन में हजारों बार ये लिफ्ट उस बुजुर्ग के शव को कुचलती रही, बार बार कुचलती रही। तो ये तस्वीरें बहुत प्रश्न खड़े करती हैं। क्या हुआ है भोपाल में, पूरी रिपोर्ट दिखाते मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। भोपाल के कवर्ड कैंपस की यही वो लिफ्ट है जो मौत की लिफ्ट साबित हुई। इस लिफ्ट के गेट खोलने पर बुजुर्ग जो है वो डक्ट में गिर गए और 10 दिन तक दबे रहे। 10 दिन तक वो डक्ट में दबे रहे। बदबू आने के बाद इसका एहसास हुआ स्थानीय लोगों को कि वो इसमें दबे हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ सुराग दिखा। इस तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। इस बीच आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, वो भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद का शानदार तरीके से स्वागत किया गया है। एक दिलचस्प तस्वीर इसी दौरान और भी सामने आई। भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकले। तो ये संबंधों की प्रगाढ़ता दिखाती तस्वीर आप देखिए। यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद स्वागत करने के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचे और एक ही गाड़ी में साथ निकले। चलिए प्रहार वेब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां विपक्ष का एक अफवाहबाजी वाला एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों के नाम पर सियासत करने वाले एक पक्ष को आज हम तस्वीरों वाला सच बताने जा रहे हैं। ये वो सच है जो कुछ नेताओं को थोड़ा चुभ सकता है, क्योंकि कहते हैं कि सच कड़वा होता है। काशी के मणिकर्णिका घाट की कुछ तस्वीरें दिखाकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बहस छिड़ गई। बहस का केंद्र है विकास के नाम पर विरासत से छेड़छाड़ की। कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ हो रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि ये तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि ये मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो चर्चा यही चल रही है। ऐसे में सवाल है कि रेनोवेशन के लिए आया बुलडोजर ही कैसे सवालों में गिर गया। क्या कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से बुलडोजर को बदनाम करने की कोशिश की है, या फिर कुछ लोग मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों से खुश नहीं
और क्या कुछ लोगों को इस बात से भी तकलीफ है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह कहीं मणिकर्णिका घाट भी इतना ही भव्य और दिव्य ना हो जाए? और शायद यही वजह है कि एआई तस्वीरों के सहारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीरों के सहारे मणिकर्णिका घाट पर भ्रम फैलाया गया, गलत कहानी पेश की गई। लेकिन इसका सच क्या है वो आपको जरा दो तस्वीरों से समझाते हैं। जहां आप तरफ समझिए कि एक तरफ मणिकर्णिका की एआई तस्वीर है, आपके सामने तस्वीर रखेंगे, ये देखिए, एक तरफ एआई तस्वीर है और दूसरी तरफ है मणिकर्णिका की असली तस्वीर। एआई तस्वीर दिखाकर ये कहानी रची गई कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है मणिकर्णिका घाट को, और वहां पर जो सनातन के स्तंभ मौजूद हैं उन्हें पूरी तरह से हिला दिया गया है। ये कहा गया, ये कहानी परोसी गई और इसलिए परोसी गई जिससे टकराव हो, जिससे जो आस्था है वो प्रभावित हो और लोग आपस में भिड़ जाएं। कोशिश यही थी, लेकिन इस कोशिश के बीच सच्चाई छिपी नहीं, सच्चाई सामने आ गई। आपको दो तस्वीरें हमने दिखाई कैसे एआई तस्वीर दिखाकर पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी खबर है क्या? चलिए ग्राफिक्स के जरिए डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं हुआ क्या है। काशी के प्रसिद्ध महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर सियासत तेज। घाट पर पुनरुद्धार कार्य विवादों की आग में घिर गया, रिनोवेशन चल रहा है। सोशल मीडिया पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की तस्वीरें वायरल कर दी गई। स्थानीय निवासियों और धार्मिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन इसको लेकर तेज कर दिया। कहा गया कि सनातन की धरोहर पर हमला हो रहा है, सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा गया। विवाद मुख्य रूप से घाट पर एक प्राचीन चबूतरे को लेकर खड़ा हुआ, जो रानी अहिल्याबाई होलकर से संबंधित प्रतिमाओं को लेकर है। मणिकर्णिका तीर्थ कॉरिडोर का पुनर्विकास कार्य जोरों से चल रहा है। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं बनारस, और इसका मुख्य मकसद घाट पर भीड़भाड़ कम करना, उसे सुव्यवस्थित करना है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, इसकी कोशिश हो रही है। प्रोजेक्ट में कई आधुनिक सेवाओं का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि 24/7 जलने वाली चिताओं के बीच श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, उन्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है वो एरिया। ये काम नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की देखरेख में किया जा रहा है और इसकी कुल लागत करोड़ों में बताई जा रही है। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया इसमें कि कोई मूर्ति, कोई सनातन का चिन्ह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां संस्कृति विभाग के संरक्षण में हैं, जिन्हें पुनर्निर्माण के बाद उसी स्थान पर फिर से पुनर्निर्माण हो जाएगा तो स्थापित कर दिया जाएगा। कई वायरल तस्वीरों को एआई जनरेटेड बताया गया, जिसको दिखाकर लोगों के अंदर गुस्सा भरा जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट का लोगों को भड़काने के लिए। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है और इस अफवाह पर ध्यान नहीं देना। उन्होंने और क्या कहा, उन्हें सुनिए। इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वही देखिए, अफवाहबाजों से सीएम योगी बहुत नाराज हैं, तो इस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इनके नाम क्या हैं वो भी आप जान लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहला नाम है संजय सिंह का, आप सांसद हैं, इन्होंने भड़काया। पप्पू यादव का नाम भी है, पूर्णिया सांसद। जसविंदर कौर कांग्रेस नेता है। इनके साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ लोग जैसे आशुतोष पोटेंस, प्रज्ञा गुप्ता, मनीष सिंह, ऋतु राठौर, संदीप देव, ये वो लोग हैं जिन्होंने एआई फोटोज वीडियोस दिखा के लोगों के मन में अलग कहानी बनाने की कोशिश की। योगी फोर्स एक्शन मोड में है। एआई तस्वीर बनाकर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव को इस बात पर भी विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि योगी फोर्स पहले तो ये बताए कि एआई तस्वीरों की जांच किस लैब से की गई है। इसको लेकर भी देखिए कैसे ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने सवाल पूछ लिया है।
यानी उनको ये भी समझ नहीं आ रहा। मणिकर्णिका घाट को लेकर अब सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ग्राउंड से रियलिटी क्या है, आपको वो दिखाते हैं। आप देखिए कि मंदिर किस तरह से है और आपको हम हर एंगल की खबर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो मंदिर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उस मंदिर को तोड़ दिया गया है। आपने देखा होगा कि तस्वीर में मंदिर है, नंदी है और सामने ये लाल लाल गणेश जी हैं। ये गणेश जी की तस्वीर रेड कलर में वहां पर मौजूद है। उस फोटोग्राफ में आपने देखा होगा, उस फोटोग्राफ में आपने देखा होगा कि गणेश जी की तस्वीर लाल लाल है और यहाँ पर भी गणेश जी देखिए विद्यमान है लाल रूप में। तो आप यह कह सकते हैं कि ये वही मंदिर है जिसको AI के रूप में यह दिखाया जा रहा है, भ्रामक रूप में दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर 8 FIR दर्ज है और पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए इस तरह को तस्वीरों को गुमराह किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि मंदिर को तोड़ दिया गया है। देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें बता रही हैं कि मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य चल रहा है, ना कि कोई तोड़फोड़। लेकिन फिर भी इस मामले को लेकर कैसे सियासत तेज है, सुनवाते हैं। महाश्मशान मणिकर्णिका का भी जो वहां उसको विकसित और व्यवस्थित करने का काम जो सरकार कर रही है, ये विपक्षियों को फूटी कौड़ी नहीं सुहा रहा है। 4 मुकदमा और लिखिए आप। अगर आप सोचते हैं कि आप हिंदुओं की आस्था पे ऐसे चोट पहुंचाते रहेंगे, ऐसे उनकी भावनाओं को कुचलते रहेंगे और FIR दर्ज करके आप मुद्दे को शांत कर लेंगे, तो 4 और कर लीजिए। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी, लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं। तो ये इनको आप कहने दीजिए, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है वो, जो वहाँ पर यात्री जाएंगे, जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को सुविधा मिले। मणिकर्णिका घाट पर जाकर जो मूर्तियों को तोड़ा गया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई, जरा वहां जाएं और जाके क्षमा याचना करें और हिंदू समाज से माफी मांगें। देखिए, सियासत अपने काम में लगी हुई है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या चंद वोटर्स को खुश करने के लिए विपक्ष आज इस स्तर पर आ गया है कि सनातनियों की भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा। जैसा कि सीएम योगी खुद बता रहे हैं, तो उसका जवाब अब जनता कैसे देगी, 2027 में ये साफ हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हम दौड़ा के काशी का मणिकर्णिका घाट हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। वो हंगामा जिसे AI से बनी झूठी तस्वीरों ने जन्म दिया है। मणिकर्णिका को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहों का ही नतीजा है कि अब लड़ाई सियासत से इतर सड़क पर आ पहुंची है। लेकिन हकीकत तो ये है कि न तो कोई मूर्ति टूटी है और न ही कोई मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त हुआ है तो उन लोगों का वो इरादा जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, क्योंकि असली तस्वीर तो ये है। ये कुंभा मंदिर का सबसे लेटेस्ट सबूत है, जिसे विपक्ष बार बार तोड़े जाने का आरोप लगा रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, मंदिर को कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, ये जो अलग अलग लोगों ने एक ही दिन एक ही टाइप के ट्वीट्स किए हैं, हाँ। एक ही टाइप के फोटोग्राफ्स भी जो AI जेन्युइन नहीं है, AI जनरेटेड है, तो कहीं ना कहीं से ये लोग आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं और कोई षड्यंत्र की इसमें संभावना नज़र आ रही है। पुलिस इस षड्यंत्र पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें धाराएं जो है षड्यंत्र की जब साबित हो जाएंगी पूरी तरह से, तब बढ़ाई जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें सच दिखा रही हैं, पुलिस अधिकारी सच बता रहे हैं, लेकिन एजेंडाबाज अभी भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। एक मंदिर को तोड़े जाने की बात पुलिस ने खारिज की, तो एजेंडाबाज अब दूसरे मंदिर को तोड़े जाने की अफवाह उड़ाने में मशगूल है। आप देखिए बनारस की राजनीति, गलियों में देखिए पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स के बीच में राजनीति, नारे लगाए जा रहे हैं, अहिल्याबाई के नाम पर राजनीति हो रही है, फोटो को लेकर के आंदोलन की बात कही जा रही है। भारी पुलिस फोर्स तैयार है, लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 8 लोगों पर FIR हो गई है, नोटिस जारी किया गया है, वारंट इशू किया गया है, 3 दिन में जवाब देना है, उसके बाद कानून संबद्ध कहीं न कहीं एक्शन लिया जाएगा।
मणिकर्णिका तीर्थ स्थल काशी कॉरिडोर से सटा हुआ है। यहाँ मौजूद मसान मंदिर, तारकेश्वर मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और अपने मूल स्वरूप में ही है। केवल मणिकर्णिका घाट की एक मढ़ी और कुछ पुराने स्ट्रक्चर हटाए गए हैं ताकि नया प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं लंबे समय से अव्यवस्थित रही हैं। डोम राजा, जिनकी ज्योति से मृतकों को मुखाग्नि दी जाती है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि काशी कॉरिडोर के बाद मणिकर्णिका तीर्थ का भी विकास होना चाहिए। संकरी गलियों, लकड़ी की दुकानों, गंदगी और जगह की कमी के कारण अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। देखिए, मणिकर्णिका घाट पर एजेंडेबाज एक्सपोज हो रहे हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा अब लोगों की समझ से परे हो चुका है, क्योंकि ट्रंप यूएस विस्तार के पीछे दुनिया को जंग की ओर धकेल रहे हैं। और ऐसा कैसे कर रहे हैं वो, कैसे ग्रीनलैंड के जरिए दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देख सकती है, पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल इस पर दे देते हैं, बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड अब केवल एक चर्चा नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा बन गया है। ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए ग्रीनलैंड को खरीदने की नीति बनाई है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व यूएस के लिए जरूरी है। ये तब है जब रशिया और चीन आर्कटिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बार ये मामला केवल प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने इसे ग्लोबल ट्रेड वॉर का हथियार बना लिया है, वेपन बना लिया है। यूरोपीय संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। डेनमार्क की पीएम ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, जबकि फ्रांस और जर्मनी ने इसे नाटो की एकता के लिए खतरा माना है। ग्रीनलैंड केवल बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक खनिजों का खजाना है। यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार है। वर्तमान में इन खनिजों पर चीन का एकाधिकार है और इसी एकाधिकार को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो लगातार इसके पीछे लगे हुए हैं। क्या करते हैं ट्रंप, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।